हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में, जो कि 20 जून को कंडक्ट किया जाएगा। उसमें ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो 8 दिन बचे हैं। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो प्रीवियस वीडियो में जितनी भी कमीशन और कमेटीज़ डिस्कस की, अब उनका क्विक रिवीजन करने का जो टाइम है वो आपके लिए टाइम जो है वो आ गया है। तो अब क्विक रिवीजन सीरीज़ जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्विक रिवीजन की वीडियो से। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट है, बूस्टर सीरीज़ के तहत अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी परचेज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। आपको कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब वो आपकी चॉइस है, इन दोनों अगर आपने ये दोनों परचेज़ करने हैं तो उसके लिए आपको ₹100 जो हैं वो पेड करने होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक ही परचेज़ करना चाहते हो, या फिर कमीशन या कमेटियाँ या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ईच के लिए, एक के लिए आपको ₹50 जो है वो पेड करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दो, वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो, इनमें से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो। बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? वो तक्षशिला है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये आपने याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी बिहार में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो था वो संवृत्ति सूची में शामिल किया गया था। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस संशोधन द्वारा शिक्षा को कनकरेंट लिस्ट यानी कि संवृत्ति सूची में शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, भारत का पहला जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो खड़गपुर है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू किया गया था? 1988 में शुरू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं, यूजीसी गठित किया गया था। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो था वो गठित किया गया था 1956 में। उसके बाद बात करते हैं, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। ये लागू हुआ था कब? 2005 में लागू हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान जो था, एसएसए जो था वो 2001 में जो था वो शुरू किया गया था। उसके बाद बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, 1957 में भारत के जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो थे वो कौन कौन थे? वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटी जो था वो स्थापित किए गए थे 1857 में। उसके बाद पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था 1960 में शुरू हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मिड डे मील स्कीम जो थी, मिड डे मील योजना जो थी वो कब शुरू की गई थी? 1995 में की गई थी। पहली स्टेट कौन सी थी जिसने मिड डे मील स्कीम को लागू किया था? वो तमिलनाडु थी। केंद्रीय विद्यालय स्कूल केवीएस की जो कब शुरू हुए थे? ये 1963 में हुए थे। नवोदय स्कूल जो है वो 1986 में शुरू किए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो कब शुरू हुआ था? वो 1986 में शुरू हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेशनल ओपन स्कूल एनआईओएस जो थे वो 1989 में शुरू किए गए थे। डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था वो 1994 में शुरू किया गया था। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी उसकी जो स्थापना थी वो 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1978 में शुरू किया गया था। अनुच्छेद 21 ए कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, आर्टिकल 21 ए कहता है। उसके बाद आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 45 जो है आईसीडीएस की बात करते हैं।
ICDS कार्यक्रम जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। एडुसेट जिसकी जो फुल फॉर्म होती है एजुकेशन सैटेलाइट, वे 2004 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन RT एक्ट जो था 2009 जो था, ये 2009 में आया था और ये लागू कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 2010 को जो था वो RT एक्ट जो था वो लागू हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आया कब था? 2009 में आया था। तो ये तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं MCQs क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM नेशनल लिटरेसी मिशन की जो शुरुआत थी वे किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे NCERT के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना थी वे किस वर्ष हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। 1 सितंबर 1961 को हुई थी, ये भी आपने नोट करना है। NCERT की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वर्ष 1961 में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था LNUPE की स्थापना जो थी वो कहाँ की गई थी? तो ये ग्वालियर में की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी? तो सैंडलर आयोग की जो स्थापना थी वे वर्ष 1917 में की गई थी, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की जो स्थापना थी वे 1917 में की गई थी। सैंडलर आयोग का गठन डॉक्टर माइकल सैंडलर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या अध्ययन हेतु जो था इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकॉले जो थे हमने कई बार डिस्कस किया, ये अंग्रेजी शिक्षा से, इंग्लिश एजुकेशन से जो थे वो ये संबंधित थे, रिलेटेड थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, वैदिक शिक्षा वैदिक एजुकेशन का प्रमुख संस्कार था, तो क्या था? ये उपनयन संस्कार था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 19 जुलाई 1854 को वुड डिस्पैच जो था वो आया था, ये आपने याद रखना है। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं महिला शिक्षा हेतु लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच जो था वो कब आया था? 19 जुलाई 1854 को आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी वो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने दी थी, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, थॉमस मैकॉले ने अपना प्रतिवेदन जो था वो कब प्रस्तुत किया था? तो अपना प्रतिवेदन जो था वो 1835 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ जो थी वो संबंधित थी किससे? वे उच्च शिक्षा से। 1948, ये आपने याद रखना है। राधा कृष्णन आयोग को आपको पता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं इसे। इसकी स्थापना जो थी वो 4 नवंबर 1948 को की गई थी। आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। और जो टीचर्स डे मनाते हैं, हम अध्यापक दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। स्वतंत्र भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे ये प्रेसिडेंट थे भारत के। उसके बाद बात करते हैं, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके ये अध्यक्ष थे। 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है इसे। इसकी स्थापना जो थी वो किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1956 में जो थी वो इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये आपने याद रखना है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की जो सिफारिश थी वे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो नामक कार्यक्रम जो था वो शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1987 1988 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर
ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई थी 1986 में, उसमें जो थी वो 10+2+3 शिक्षा पद्धति जो थी वो लागू की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय व फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये अगर हैदराबाद में, ये आपने याद रखना है। हैदराबाद में जो थी वो भारत की पहली फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो स्थापित की गई थी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगस्त 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापना की जी राम रेड्डी द्वारा की गई थी। तो किसकी द्वारा की गई थी? तो जी राम रेड्डी द्वारा। और इस यूनिवर्सिटी का जो नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी, जो कि जिसकी स्थापना जो थी वो जी राम रेड्डी द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला कि भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो माइनिंग यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी धनबाद में है, जो कि झारखंड स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी? तो ये खड़गपुर में, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो नवोदय विद्यालय का जो उद्देश्य है वह है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना जो है इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जो स्थापना थी वो किस वर्ष हुई थी? 1986 में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? तो विचार जो था वो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विंस्टन चर्चिल ने सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का जो था वो विचार जो था वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग एनआईडी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है, जो कि गुजरात स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कोलकाता में है, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो थी वो 4 नवंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? तो ये वर्ष 1954 में जो था वो भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को या राधाकृष्णन कमीशन को सौंप दिया था 1954 में। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो था वो किया गया था, किस वर्ष किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1953 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना जो कब की गई थी? 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इसे मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी? तो ये आपने याद रखना है। तो जो शिक्षा आयोग है, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है, उसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। कोठारी कमीशन के जो अध्यक्ष थे, इंडियन एजुकेशन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, वे डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी
थे, ये भी आपने याद रखना है। इसकी जो नियुक्ति थी वे कब हुई थी? वे 14 जुलाई 1964 को। कब? 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के जो उस समय के जो अध्यक्ष थे कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जो थे, उनकी अध्यक्षता में कोठारी कमीशन की जो नियुक्ति की घोषणा जो थी वो की गई थी 14 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण जो था वो किस वर्ष किया था? तो ये वर्ष 1968 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा प्रोटोकॉल जो था वो तैयार किया था? तो ये 1969 में 1989 में किया गया था, 69 में किया गया था, 1979 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने की जो सरकार थी उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा प्रोटोकॉल जो था वो तैयार किया था 1979 में। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP किस वर्ष जो थी वो बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1986 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो वो कोठारी कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो ये 1 मार्च 1992 को तो 1 मार्च 1992 को 1992 को 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का जो गठन था वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो था वो शुरू किया गया था? तो ये 1987 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन जो था वो किसका था? ये अरस्तु का था, अरिस्टोटल का था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये जो कथन था वे अरस्तु का था, अरिस्टोटल का था। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो ये महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बालक बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये जो कथन था वे किसका था? तो ये रूसो का था। ये आपने याद रखना है। जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि बालक बच्चे का जो मस्तिष्क है वे कोरी स्लेट की तरह है। अगले प्रश्न में चलते हैं। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये जो कथन है वे किसका है? तो ये जो कथन है वे पेस्तालोत्सी का है, ये आपने याद रखना है। पेस्तालोत्सी ने कहा था कि परिवार जो है वे शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का ये प्रथम विद्यालय है, प्रथम स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप जो हैं वो प्रचलित हैं? तो आपको पता है फॉर्मल एजुकेशन भी प्रेजेंट में प्रचलित है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी प्रचलित है, निरौपचारिक शिक्षा जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये भी प्रचलित है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट साथ में ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दें। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो शिक्षा का जो औपचारिक साधन नहीं है वे आपका परिवार जो है, परिवार और समाज जो है वे आपके औपचारिक साधन नहीं है। बाकी विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, संग्रहालय हो गया, ये तीनों जो है वो औपचारिक साधन है, फॉर्मल साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो ये 20 से 35 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक काल शिक्षा संबंधित है तो किससे है? तो वैदिक काल जो शिक्षा है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपकी वेदों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मदरसा का जो संबंध था वे किससे था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मदरसा का जो संबंध था वे उच्च शिक्षा से था, हायर एजुकेशन से था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। उच्च शिक्षा अरब में मकतब शब्द का जो इस्तेमाल है वो प्राथमिक विद्यालय, अफ़गानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, जबकि मदरसा शब्द का उपयोग सभी तरह के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज के लिए होता है। तो ये आपने याद रखना है, मदरसा शब्द का जो प्रयोग है वे सभी तरह के स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के लिए जो है वो होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के पूर्व बनी समितियां और आयोग के बारे में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद जो थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी काउंसिल जो थी, इसकी स्थापना जो थी वो 1818 में की गई थी, ये आपने याद रखना है। चार्ल्स वुड समिति जो थी वो कब आई थी? 1854 में आई थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो किसे कहा जाता है? वे चार्ल्स वुड समिति को कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग जो था वो 1882-83 में आया था। भारत में महिला शिक्षा का विकास करना जो था इसकी प्राथमिकता थी। सर थॉमस रैले आयोग जो था वो 1902 में आया था। इसी आयोग की रिपोर्ट पर भारत 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। सेंट्रल आयोग जो था 1917 में आया था। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का इसने सुझाव दिया था। सर फिलिप हार्टोग कमेटी, तो हार्टोग कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर इसने जोर दिया था, ये भी आपने याद रखना है। सर जॉन सार्जेंट समिति जो थी वो 1944 में आई थी। 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। उसके बाद बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी समितियाँ और आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, क्विक डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग जो था इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो थी वो इन्हीं के आयोग में की गई थी। मुतालिर शिक्षा आयोग, मुतालिर कमीशन 1952 में आया था। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर डी एस कोठारी आयोग के बारे में, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1964 में ये आया था। सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर इसने ध्यान दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार जो था 1992 में आया था। एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो आचार्य राममूर्ति कमेटी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार जो था इसे कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एम.बी. बुच समिति 1989 में आई थी। दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति थी, ये आपने याद रखना है। जी राम रेड्डी समिति जो थी 1992 में आई थी। दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति जो थी, इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रोफेसर यशपाल समिति जो थी, यशपाल कमेटी जो थी वो 1992 में आई थी। बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना जो थी वो इसके द्वारा ली गई थी। उसके बाद बात करते हैं रामलाल पारेख समिति के बारे में, 1993 में आई थी। बी.एड पत्राचार समिति के बारे में इसमें कहा था। प्रोफेसर खेरमा लिंगदेव समिति जो थी 1994 में आई थी। पत्राचार बी.एड की अवधि जो थी वो 14 माह की गई थी, तय की गई थी। प्रोफेसर आर टकवाली समिति जो थी वो 1995 में आई थी और स्वायत्त अध्यापक हेतु पत्राचार से बी.एड जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में। ज्ञान से आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश जो थी वो की थी। सैम पित्रोदा जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो था वो कब आया था? वो 2005 में आया था और ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश जो थी उसने की थी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति के बारे में, 2012 में आई थी। शिक्षकों की क्षमता की इसमें पर जांच के बारे में इसमें कहा गया था इस कमेटी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, ये 2020 होगा, यहाँ पे आपने याद रखना है ये गलत है, 2017 नहीं 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट जो थी वो 31 मई 2019 को सबमिट की गई थी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में ही बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्घाटन जो था वो भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उसमें तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा 29 जुलाई 2020 को किया गया। और ये नीति छात्रों की नैतिकता, भावनाएं, नैतिक मूल्यों को विकसित करने, उनकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नौकरी पाने के लिए तैयार करने की लक्ष्य जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो रखती है, ये आपने याद रखना है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्विक रिवीजन सीरीज़ के तहत जितने भी हमने पहले कमिश्नर कमेटियाँ पढ़ी थी या फिर जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस डिस्कस किए थे उनको इस वीडियो में हमने क्विक डिस्कस किया, जो कि मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अब जो है आपका रिवीजन करने का टाइम जो है वो आ गया है। अब 8 दिन आपके एग्ज़ाम को बचे हैं, तो आपने जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने बस 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। आपको नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ और टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है विद आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो, कमेटी नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके दोनों के लिए आपको 100 रुपीज़ जो है वो पेड करने होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक ही परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मात्र 50 रुपये जो है आपको पेड करने होंगे। तो वो आपकी चॉइस है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहो दोनों कर सकते हो, और अगर आप इन दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो तो एक भी परचेज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।